न्यूज नशा, आदत हर खबर की। 4 जून 2024 को देश की जनता ने स्पष्ट और जोरदार ढंग से अपना फैसला सुनाया। यह फैसला एक ऐसे प्रधानमंत्री की निजी, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत था, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को दैवीय दर्जा दे दिया था। इस जनादेश ने न केवल ऐसे दावों को नकार दिया, बल्कि इसने विभाजन, कलह और नफरत की राजनीति को भी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके और शैली दोनों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा अटैक किया है। द हिंदू में लेख लिखकर उन्होंने मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने द हिंदू को लिखे अपने लेख में कहा है कि पीएम मोदी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। प्रधानमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे आम सहमति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देते रहते हैं। इस बात का जरा भी सबूत नहीं है कि उन्होंने चुनावी नतीजों को स्वीकार किया है या जनादेश को समझा है और लाखों मतदाताओं की ओर से उन्हें दिए गए संदेश पर विचार किया है। 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन दुखद रूप से उत्साहजनक नहीं रहे। कोई भी उम्मीद की कि हमें उनका बदला हुआ रवैया देखने को मिलेगा, वह भी खत्म हो गई। उम्मीद थी कि आपसी सम्मान और समायोजन की एक नई भावना को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने कहा, मैं पाठकों को याद दिलाना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री के दूतों ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति मांगी थी, तो इंडिया गठबंधन दलों ने प्रधानमंत्री से क्या कहा था? जवाब सरल और स्पष्ट था। हमने कहा कि हम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा और रिवाज को ध्यान में रखते हुए यह उचित और अपेक्षित था कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के किसी सदस्य को दिया जाए। यह पूरी तरह से उचित अनुरोध एक ऐसे शासन को अस्वीकार्य लगा जिसने 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के संवैधानिक पद को नहीं भरा था। और फिर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की ओर से आपातकाल का मुद्दा उठाया गया। आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर के जरिए भी, जिनकी स्थिति सख्त निष्पक्षता के अलावा किसी भी सार्वजनिक राजनीतिक रूप के साथ असंगत है, संविधान पर हमले, इसके बुनियादी सिद्धांतों और मूल्यों पर इसके जरिए बनाई और सशक्त की गई संस्थाओं पर ध्यान हटाने के इस प्रयास से संसद के सुचारू कामकाज का अच्छा संकेत नहीं मिलता है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में हमारे देश के लोगों ने आपातकाल पर स्पष्ट फैसला सुनाया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। यह भी इतिहास का हिस्सा है कि 3 साल से भी कम समय में मार्च 1977 में जिस पार्टी को नीचा दिखाया गया था, वह सत्ता में वापस आई, वह भी ऐसे बहुमत के साथ जो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने कभी हासिल नहीं किया। जिन मुद्दों पर व्यापक बहस की जरूरत है, हमें आगे देखने की जरूरत है। संसद की सुरक्षा के एक निंदनीय उल्लंघन पर चर्चा की वैध मांग कर रहे 140 सांसदों का विचित्र और अभूतपूर्व निलंबन स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि 3 दूरगामी आपराधिक न्याय कानूनों के बिना किसी चर्चा को पारित किया जा सके। इन कानूनों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्या इन कानूनों को तब तक के लिए स्थगित नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि वे स्वीकृत संसदीय प्रथा के अनुरूप पूर्ण संसदीय जांच अधीन न हो जाए, और खासकर 2024 के चुनावी फैसले के बाद से। इसी तरह पिछले साल वन संरक्षण और जैविक विविधता संरक्षण वन कानूनों में संशोधन तब किए गए थे जब संसद में हंगामा और अराजकता का माहौल था। एक पारिस्थितिक और मानवीय आपदा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि ग्रेट निकोबार परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री की पूर्ण बहस और चर्चा के बाद सर्वसम्मति और कानूनों को पारित करने की इच्छा को अर्थ देने के लिए उन पर भी पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट घोटाले पर, जिसने हमारे लाखों युवाओं के जीवन को तबाह कर दिया, शिक्षा मंत्री की तत्काल प्रतिक्रिया यह थी कि जो हुआ उसकी गंभीरता को नकार दिया जाए। प्रधानमंत्री जो अपनी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उन लीक पर स्पष्ट रूप से चुप हैं, जिन्होंने देश भर में कई परिवारों को तबाह कर दिया। अनिवार्य उच्च अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया, लेकिन असली मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और स्वयं विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की व्यावसायिकता को पिछले 10 वर्षों में इतनी गहराई से कैसे नुकसान पहुंचा है। इस बीच भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और धमकी का अभियान एक बार फिर तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बुलडोजर से फिर से केवल आरोपों के आधार पर अल्पसंख्यकों के घरों को गिराया जा रहा है, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे और सामूहिक सजा दे रहे हैं। यह देखते हुए कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक मुद्दे उठाए और झूठ बोला था, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने इस डर से उकसावे में बयानबाजी को बढ़ा दिया कि चुनाव उनसे फिसल रहा है। अपने पद की गरिमा और मर्यादा की पूरी तरह से अपेक्षा की। फरवरी 2022 में बीजेपी और उसके सहयोगियों को मणिपुर विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला। फिर भी 15 महीनों के भीतर मणिपुर जलने लगा, या यह कहा जाना चाहिए कि उसे जलने दिया गया। सैकड़ों लोग मर गए और हजारों विस्थापित हुए। इन सबसे संवेदनशील राज्य में सामाजिक सद्भाव बिगड़ गया। फिर भी प्रधानमंत्री को न तो राज्य का दौरा करने और न ही उसके राजनीतिक नेताओं से मिलने का समय या झुकाव दिखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी पार्टी ने वहां लोकसभा की दोनों सीटों गवा दी, लेकिन इससे मणिपुर के विविध समाज को अपनी चपेट में
लेने वाले संकट से उनके सबसे असंवेदनशील व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री ने 40 दिनों तक चले अपने अभियान से खुद को छोटा कर लिया। उनके शब्दों ने हमारे सामाजिक ताने बाने और उस पद की गरिमा को, जिसे धारण करने का कोई उन्हें सौभाग्य मिला है, को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई। यह उनके लिए सोचने और आत्मनिरीक्षण करने और यह पहचानने का समय है कि 400 से अधिक संसदीय सीटों के लिए उनके आह्वान को खारिज करते हुए हमारे करोड़ों वोटर्स ने, जिनसे वह सबका साथ सबका विकास का वादा करते हैं, ने एक शक्तिशाली संदेश भेजा। इंडिया गठबंधन दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे टकराव वाला रवैया नहीं चाहते। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सहयोग की पेशकश की। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे संसद में उत्पादक होने और इसकी कार्यवाही के संचालन में निष्पक्षता की तलाश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। शुरुआती सबूत अच्छे संकेत नहीं देते हैं, लेकिन हम विपक्षी दल संसद में संतुलन और उत्पादकता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन लाखों लोगों की आवाज सुनी जाए जिन्होंने हमें अपने प्रतिनिधियों के रूप में वहां भेजा है और उनकी चिंताओं को उठाया और संबोधित किया जाए। हम आशा करते हैं कि कोषागार पीठ आगे आएगी ताकि हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको